देखिए भारतीय चुनाव आयोग, इसका जो करंट का भी मुद्दा है, अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है। किसकी नियुक्ति हुई है? मुख्य चुनाव आयुक्त। और कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। तो करंट का जो मुद्दा है, अभी हाल ही में यानी फरवरी में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, जिसका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो ये आपको पता होगा, भारतीय चुनाव आयोग जो है इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार। अभी तक राजीव कुमार थे 25 फरवरी तक, अब उसके बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन होंगे? ज्ञानेश कुमार। और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं, 2 अन्य, एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरा चुनाव आयुक्त है विवेक जोशी। विवेक जोशी। यानी देखिए, सवाल जब भी बनता है तब वो उसको पूरा डिटेल जानना आवश्यक है। सबसे पहले इस बार नया मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ पद ऐसा होता है जो आपको याद हमेशा रखना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो सब याद रखते हैं। तीसरा हो जाता है उपराष्ट्रपति, जो आपको याद रखना है। लोकसभा स्पीकर याद रखना है। उसके बाद जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है कैग, जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू है, उनको याद रखना पड़ता है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त याद रखना पड़ता है। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी किसके अध्यक्ष कौन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। हाँ, एक आरबीआई का गवर्नर के बारे में याद रखना आवश्यक है। तो हम लोग, लेकिन वैसे भी आप कौन से याद रखिएगा? कैसा इसमें इतना कैसे याद होगा? इतना इसलिए याद होगा जो देखेगा पिछले 3 से 4 महीने में किसकी नियुक्ति हुई है। 4 क्या मतलब पिछले 5-6 महीने में कौन नया बना है। अब जो पहले से 2 साल से बना हुआ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे अभी क्या है, अभी ज्ञानेश कुमार नया बना है फरवरी में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा 2 और है, तो हो सकता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल आता है तो एक सब डिटेल जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। तो और चुनाव आयोग है कितने? 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। इसको अगर हम लोग देखें इस हिसाब से, तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ है बताइए? 25 जनवरी 1950। यानी भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1950। अच्छा बताइए, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? क्यों कब मनाते हैं बताइए? 25 जनवरी। क्यों? कि इसी दिन भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ। तो एक सवाल और आ जाएगा इसमें से, राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 25 जनवरी। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ। और पॉलिटी के हिसाब से चलिए तो चुनाव आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 324 में। तो जब भी कोई टॉपिक मिलता है आपको पूरा डिटेल इसमें जानना पड़ता है। तो याद रखिएगा, भारतीय चुनाव आयोग की चर्चा 324 में है। इनका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। इसीलिए हर वर्ष हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, जिसका नाम है ज्ञानेश कुमार। और जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं वो है विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, तो लिखिए, देखिए सृजनम यानी क्या है? चिकित्सा अवशिष्ट उपचार ऋण। देखिए ये क्या है? जैसे एक यंत्र टाइप का होता है, इसमें जो भी चिकित्सा अवशिष्ट होता है। चिकित्सा अवशिष्ट मतलब क्या? किसको कहते हैं चिकित्सा अवशिष्ट? अरे जैसे निडल हो गया, फिर उसके बाद बैंडेज हो गया, या कोई जांच के लिए होता है जिसमें आप टॉयलेट करते हैं, जांच वो रहता है ना सब। मतलब हॉस्पिटल में जो भी कचरा होता है, हॉस्पिटल का जो भी कचरा, चाहे वो सिरिंज हो,
डब्बा हो, बोतल हो, ये टॉयलेट करने वाला थैली हो, है कि नहीं, फिर ब्लड जो देता है उसके बाद ये थैली हो रहता है ना, जितना भी कचरा है उस सबको क्या कहा जाता है, चिकित्सा अवशिष्ट। यानी हॉस्पिटल या मेडिकल के बाद जितना भी बचा हुआ खुचा रह जाता है उसको क्या कहते हैं, चिकित्सा अवशिष्ट। अब वो उस अपशिष्ट का जो है क्या करेगा, उसको रिसाइकिल करेगा या उससे खाद बनाने के लिए एक नया चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एक बनाया है जिसका नाम है सीनम। और ये कहाँ बना है, एम्स नई दिल्ली में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है, एम्स नई दिल्ली में। तो यानी ये क्या है, जो चिकित्सा का जो अपशिष्ट होगा इसको ये जैविक खाद में बनाएगा, ठीक है, और जिसका प्रयोग आप खेती में कर सकते हैं, ठीक है। और उस अपशिष्ट रिक का नाम क्या दिया गया है, सीनम। और कहाँ पर लगाया गया है, एम्स नई दिल्ली में। हाँ, बनाया किसने है, तो बनाया है जिसका नाम है CSIR और NIIRS। CIS का मतलब क्या, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके बाद जो है NIS है नेशनल NIST है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसको हिंदी में कर देते हैं क्योंकि इंग्लिश तो आप लोगों को भारी लग जाएगा। आप लोग शॉर्ट में तो याद रखिएगा CSIR जिसका हिंदी में नाम है क्या है, यस, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये किसका फुल फॉर्म, CSIR का, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। यानी इसका काम होता है क्या, जो भी इंडस्ट्रियल में जो क्या है, मशीन और बनता है या ये सब बनता है, सब बनाने का काम इसका है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, दूसरा क्या है, राष्ट्रीय अंतः विषयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। यह एक कॉलेज है जो साइंस से जुड़ा हुआ, जो साइंस का यूज किस किस विषय में कैसे कैसे करना है। देखिए आपको याद होगा साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है, बता सकते हैं आप लोग, क्या दोनों एक है, साइंस और टेक्नोलॉजी? कैसे अलग, कैसे? देखिए साइंस क्या एक थ्योरी है और उस साइंस का इस्तेमाल करके जो हम लोग अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए जो सामान बनाते हैं वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी। जैसे देखिए ये पंखा साइंस है या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। इस पंखा के अंदर कई साइंस काम कर रहे हैं, इस पंखा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा है, इस पंखा के अंदर केमिस्ट्री का आप लोग को तार जो है सब प्लास्टिक है वो काम कर रहा है, इस पंखा के अंदर एयर प्रेशर काम कर रहा है, टेम्परेचर काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सब कई सारे साइंस की थ्योरी को मिला करके हमने एक टेक्नोलॉजी बनाया। उसी तरह देखिए जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कई सारे देखिए प्लास्टिक का है, ये शीशे का, ये भी कोई मटेरियल ही है ना। या इसमें जो हम लोग बात करते हैं तो बात करने का जो साउंड का सिस्टम है लगा हुआ है, अंदर से वायर लगा होगा, बैटरी लगा होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, साइंस एक क्या है, एक थ्योरी है। उस थ्योरी का प्रयोग करने के बाद जो हम लोग अपने फायदे के लिए, यानी मनुष्य के फायदे के लिए जो वस्तु बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। जैसे बाइक, मोटरसाइकिल में क्या है, उसमें एक्सीलेटर काम करता है, ब्रेक काम करता है, ये सब तो फोर्स ही है ना, साइंस का थ्योरी है।
उसको हमने किस लिए बनाया है? अपने फायदे के लिए बनाया है। तो ये जो संस्था है वही काम करता है, विज्ञान का प्रयोग हर क्षेत्र के कैसे कैसे यूज होगा, खेती में कैसे विज्ञान का यूज होगा, है कि पढ़ाई में कैसे विज्ञान का यूज होगा। अगर आप ही से पूछा जाए एक कोचिंग संस्थान के लिए, पढ़ाई के लिए विज्ञान महत्वपूर्ण है, कैसे? 2-3 एग्जाम्पल बताइए। एक कोचिंग के लिए विज्ञान का महत्व या प्रौद्योगिकी का महत्व होता है कैसे? जैसे यही देख लीजिए, कैसे? तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड तो टेक्नोलॉजी है, पंखा टेक्नोलॉजी है, बल्ब टेक्नोलॉजी है, ये भी तो टेक्नोलॉजी है कि नहीं? तो ये सब मिलकर ही पढ़ा रहे हैं ना। तो ये सब क्या, अगर ये नहीं रहता, अगर पेन नहीं रहता, पंखा नहीं रहता, आज के टाइम में डिजिटल बोर्ड नहीं रहेगा, आज के टाइम में इंटरनेट नहीं रहेगा, तो काम चलेगा? उसका यूज कर सकते कि नहीं? तो ये जो आप याद रखिएगा, आप ऐसे शॉर्ट में ही पूछ सकता है। इसका शॉर्ट में, इसका हिंदी में मतलब है, ये इंग्लिश मतलब है। इसने क्या किया, एक चिकित्सा अवशिष्ट उपचार एक बनाया है जिसका नाम है सीजनम। तो सवाल आपसे क्या पूछेगा, सीजनम क्या है? ऑप्शन दे देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो सीजनम क्या है? चिकित्सा अवशिष्ट उपचार ऋग, है कि नहीं? ये कहाँ लगा है? एम्स नई दिल्ली में। किसने बनाया है? CSIR और NIST, दो अलग अलग संस्थान, दोनों ने मिलकर बनाया है कि नहीं? यार सिंपल पूछे, सीजनम क्या है? और ये क्या करता है, जो चिकित्सा अवशिष्ट होता है, यानी हॉस्पिटल में जो कचरा अचरा हो जाता है, ये सिरिंज सब ला करके उसको क्या कर, जैविक खाद में बदलेगा। ये खुद से है, वो क्या है, ये स्वचालित है, स्वचालित, यानी इसमें एक बार मशीन स्टार्ट कर दी, अपने आप करते रहेगा ये। और ये क्या है, इसका क्षमता जो है, ये प्रतिदिन कितना कचरा ठीक कर सकता है? 400 kg, यानी प्रतिदिन इसका क्षमता है 400 किलो जैविक कचरा को जैविक खाद में बदलना। और ये प्रति घंटा जो है, जिसे प्रति 30 मिनट में कितना 10 kg को बदल देगा, किसमें? कचरा से खाद में, है नहीं? इससे क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है। क्या, जब कचरा होता है, कभी आप लोग नया बाजार गए हैं? कौन कौन गए हैं नया बाजार, या कौन नहीं गए हैं नया बाजार? तो नया बाजार में डॉक्टर के सामने ठीक एक तालाब बनाया गया है, किसके लिए? छठ बनाने के लिए। लेकिन अभी जो कोई इसमें एक बार डुबकी लगा देगा तो उसको हर बीमारी हो जाएगा। वहाँ जितने भी डॉक्टर है सब अपना सिरिंज विरिंज बैंडेज जितना भी कचरा सब जाकर उसी में फेंक रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें पानी भरेगा बरसात के सीजन में, केमिकल हुआ तो बीमारियाँ फैलती है। अब उसको अगर हम जैविक खाद में बदल करके खेत में यूज कर ले तो फायदा हो जाएगा ना, फायदा ही फायदा है। तो पहली बार है तो जरूर याद रखिएगा, सीजनम एक चिकित्सा स्वचालित चिकित्सा अवशिष्ट उपचार है जो एम्स नई दिल्ली में लगाया है। और किसने बनाया है? CSIR NIST। और ये प्रतिदिन 400 kg जैविक कचरा चिकित्सा कचरा को खाद में बदलेगा, जिसका क्षमता है प्रति आधे घंटे में 10 किलो, यानी 1 घंटे में 20 किलो, है कि नहीं? क्षमता है उसमें जमा करने का है मैक्सिमम, लेकिन आधे घंटे में 10 किलो को ही कवर कर पाता है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ, देखिए ब्रिक्स, यहाँ आपको क्यों लिखाया गया है? क्योंकि ब्रिक्स का जो है जुलाई, यानी 6 से 7 जुलाई 2025 को बैठक होने वाला है। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो एक जगह है, कहाँ पे? ब्राजील में। यानी ब्रिक्स का बैठक होने वाला है कब? जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो। देखिए ये पहले ही तय हो जाता है, तो फरवरी महीने में ही तय हो गया है जो जुलाई में ये बैठक होगी। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो। कब? 6 से 7 जुलाई 2025 में। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो जुलाई 2000 यानी या जुलाई कहिए, यहाँ साल में एक ही बार बैठक होता है, तो ये मंथली कहेगा 2025 में रियो डी जेनेरियो की बैठक कहाँ होगी? सॉरी, ब्रिक्स की बैठक कहाँ होगी? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में।
क्योंकि इस बार बीपीएससी में क्या पूछ दिया था, ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी, तो रशिया में हुई थी 2024 में, तो 25 में यहाँ हो रहा है, तो आपको करंट अपडेट रखना पड़ेगा। हाँ, अगर एक्स्ट्रा चीज में देखिए तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ है, ब्रिक्स का गठन कब हुआ है, 2009 में। ब्रिक्स में सदस्य कितने हैं, 10। कौन कौन सा है, भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया। कितना हुआ, 9 हुआ ना, 3, एक है आपको संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है शंघाई, चीन। तो ब्रिक्स में देखिए जब भी पढ़िए ना कोई करंट, उसका टोटल बना लीजिए ताकि कहीं से भी पूछे तो आपको देखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए क्या हो गया, ब्रिक्स का ये करंट अफेयर हो गया, जो बैठक कहाँ पर होगी, ब्राजील यूरोजोन में। ये मुख्यालय शंघाई क्या होगा, मिसलेनियस सवाल हो गया है कि नहीं, ये कभी नहीं बदलता। ये तो देखते वन डे एग्जाम में कभी भी पूछ देता है इसका मुख्यालय कहाँ है। कितने सदस्य है, तो 10 सदस्य है। और गठन कब हुआ, 2009 में। ये तो हो गया ब्रिक्स। अब देखिए अगला जो सवाल है यह है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027। नाम देख के बता सकते हैं क्या होगा, कॉमन सेंस लगाइए। ऑनलाइन गेम होगा, देखिए समय बदल रहा है तो खेल का तरीका भी बदल रहा है। हम लोग जब बच्चे थे तो कई तरह के खेल होते थे, दोलम पत्ता, कबड्डी, राजा कबड्डी, है कि नहीं, फिर चप्पू मारने वाला, बहुत सारा खेल होता है। क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी, तो चलिए हम नहीं खेलते थे, बाकी बच्चे तो खेलते थे। तो सब क्या खेलते थे, फील्ड में या घर के बाहर खेलते थे। आज के टाइम ऐसा हो गया है जो क्रिकेट भी मोबाइल पे खेलता है, लूडो भी मोबाइल पे खेलता है कि नहीं, चेस भी मोबाइल पे खेलता है। अधिकतर बच्चे जिनका जन्म जो अभी 20 साल से कम है या 15 साल के नीचे है, तो हमें नहीं लगता है लगभग 25% से ज़्यादा लोग बाहर खेलता होगा। सब घर बैठे बैठे मोबाइल पे खेल रहा है। तो इसीलिए जो एक निर्णय लिया गया ओलंपिक के द्वारा, जो 2027 में ई स्पोर्ट्स खेल होगा, जहाँ सारे ऑनलाइन गेम होंगे, मोबाइल पे गेम होगा, है कि नहीं। और ये कहाँ पे होगा, रियाद में। रियाद किस देश में है, रियाद कहाँ है, सऊदी अरब में। ठीक है, तो याद रखिएगा ओलंपिक पहली बार होगा, नहीं तो अभी 2027 का क्यों बताते हैं, अभी तभी घोषणा हुआ है जो 2027 में होगा। तब तक आप जो खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो उस हिसाब से 2027 में पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होगा, कहाँ पे, रियाद, रियाद सऊदी अरब में। तो सवाल क्या बनेगा, तो रियाद मतलब ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम कहाँ होगा, रियाद सऊदी अरब में। कब होगा, तो पहले यहाँ तक दो कर लीजिए। और किस पार्टी से है, बीजेपी। अच्छा, ये बता सकते हैं दिल्ली में कितने विधानसभा सीट है, दिल्ली में
कुल विधानसभा सीट है 70, जिसमें से बीजेपी ने कितना जीता 48 और आम आदमी पार्टी ने कितना जीता 22। ठीक है, कांग्रेस और शून्य। तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनी है, रेखा गुप्ता, जो किस पार्टी से है, बीजेपी से। कुल विधानसभा सीट कितना है 70, जिसमें 48 किसने जीता और 22। और तीसरा सवाल होगा रेखा गुप्ता यूपी की कितने नंबर की महिला सीएम है, सॉरी दिल्ली की। ऑप्शन दे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, कौन सी मुख्यमंत्री है, पहली महिला मुख्यमंत्री है कि दूसरी महिला मुख्यमंत्री है कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री है कि चौथी महिला मुख्यमंत्री है। इससे पहले 2 महिला बन चुकी है, जो सबसे पहले बनी थी जिसका नाम था सुषमा स्वराज। नाम सुना है? सुषमा स्वराज कब स्पीकर थी? सुषमा स्वराज मीरा कुमारी थी, मीरा कुमार बिहार की थी जो स्पीकर। महिला स्पीकर एक ही तो बनी है, मीरा कुमार। और उसके बाद बनी थी शीला दीक्षित। तो ये दोनों के बाद ये जो रेखा गुप्ता है, ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। तो यहाँ सवाल क्या है, पहला बनेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता, ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित बन चुकी है। और बीजेपी ने 70 में 48 सीट जीता है और आम आदमी पार्टी ने 22। और पिछले बार चुनाव में 70 में 67 सीट आम आदमी पार्टी ने जीता था और मात्र 3 सीट बीजेपी ने जीता था। ठीक है, इसके बाद जो अगला सवाल है, आदि महोत्सव 2025। ये आदि महोत्सव 2025 15 से 17 फरवरी 2025 को हुआ है। और कहाँ पे, स्थान कहाँ पे है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। नई दिल्ली। यानी आदि महोत्सव फरवरी 2025 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। अच्छा, ये आदि महोत्सव किससे संबंधित होगा, नाम में लिखा, बताइए किससे, आदिवासी से। यानी ये किससे है, आदिवासी कला, शिल्प, फिर व्यंजन, परंपरा इत्यादि से संबंधित महोत्सव। देखिए ये होता है क्या, हर साल जो आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए जो ये महोत्सव मनाया जाता है, अलग अलग जगह मनाया जाता है। इस बार कहाँ मनाया है, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। अब देखिए ये क्या करता है, जो आदिवासियों से संबंधित जो भी कला है, शिल्प है, या उसका खान पान है, या उनकी परंपरा है, जो केवल स्पेशली उनका है। अब ऐसे नहीं कि कोई आदिवासी आके मोमोज बना दे, ऐसा नहीं। अब जैसे मान चलिए कोई आदिवासी है, उन आदिवासियों का जो कला है जो अपने क्षेत्र में बनाते हैं, उनका प्रचार करना है। इससे देखिए फायदा क्या होगा, जो भी कला करेंगे, प्रचार होगा, मार्केट में बिकेगा तो उनका इनकम भी बढ़ेगा ना, और ये एक आम लोगों से जुड़ेंगे। देखिए होता है क्या, बहुत जगह आप देखिएगा
जो हम लोग बांट देते हैं, ये आदिवासी है, ये एससी है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, तो इससे क्या हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा मन में क्षेत्रवाद, जातिवाद का ये चर्चा दिमाग में चलते रहता है भाषा का। इसीलिए इसको दूर करने के लिए एक मेला लगाया जाता है ताकि हम समझें उनको, वो हमको समझे, है कि नहीं। और समझेंगे पर जब तक आप बात नहीं कीजिएगा, एक साथ नहीं रहिएगा, तो कैसे दोस्ती बनेगी, है कि नहीं। तो दोस्ती करने के लिए आपको तो एक साथ रहना पड़ेगा ना। इसीलिए ये महोत्सव हर साल बनाया जाता है और हर साल इनका उद्घाटन कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो इस बार भी राष्ट्रपति किए हैं। तो याद रखिएगा आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। बाकी ये सब समय भी फरवरी मार्च में ही लगता है या जनवरी फरवरी में होता है, जिसका काम है आदिवासियों से संबंधित जो भी चीज़ है, चाहे कला है, शिल्प है, खान पान है, परंपरा है, रीति रिवाज है, सबको वहाँ दिखाया जाता है। आप जाइए घूमने के लिए उस मेले में, तो आपको जो आदिवासियों का खाना है वो वहाँ को मिलेगा। जैसे बिहार का ही लगता है, बिहार मेला भी लगता है वहाँ पे, तो जाइए तो लिट्टी चोखा मिलेगा, तो वो लिट्टी गोल गोल लिट्टी वाला चोखा मिलेगा, फिर क्या दही चूड़ा मिलेगा खाने के लिए वहाँ पे। तो जो बिहारी खाना है उसको प्रदर्शन होगा। उसी तरह जब पंजाबी चलता है तो पंजाबी खाना चलता है। तो ये प्रचार के लिए है। तो बात से याद रखिएगा आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ, ये जगह याद रखिएगा और आदिवासी से संबंधित रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए एक असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, तो एक जोगी घापा, अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, ये नाम रखिएगा जोगी घापा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल। देखिए ये कहाँ है, ये जोगी घापा एक जगह है जहाँ पे एक जलमार्ग टर्मिनल बनाया गया। जलमार्ग बनाया जाए तो नदी पे ही बनेगा ना। तो ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी, आसाम में। इनका काम कैसे, नदी के द्वारा जो यहाँ पे नदी पे शिप चलाया जाएगा, इसके द्वारा जो असम और नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य है उसको खाना पहुँचाना, वस्तु पहुँचाना, सामान पहुँचाने का काम इस नदी के द्वारा होगा, शिपमेंट चलेगा, है कि नहीं। ये शुरुआत कहाँ से हुआ है, जोगी घापा अंतर्देशीय जलमार्ग। वहाँ से क्या करेगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जैसे वो 7 राज्य है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब के जगह जो है खाना पीना सामान वो पहुँचाना है। जैसे मान चलिए जो चीज़ दिल्ली में बन रहा है, पंजाब में बन रहा है, अब उसको नॉर्थ ईस्ट पहुँचाना है, तो वहाँ ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है ना, तो पहाड़ी एरिया पे सामान को पहुँचाने में समस्या होती है, तो नदी का प्रयोग किया जाए, नदी के द्वारा सारे सामान पहुँचाए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, जोगी घापा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल। तो ये मेन उद्देश्य असम और नॉर्थ ईस्ट के यानी उत्तर पूर्व जितने राज्यों में खाना पीना सामान का पहुँचाना है। इसके अलावा इसका फायदा 2 देशों को भी मिलेगा। वो कौन देश है, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और भूटान भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सर ऐसा क्यों, तो क्योंकि आज तक चलता है भू राजनीति, यानी भूमि की राजनीति। अगर हम नहीं इसको साथ देंगे, हम अपने पक्ष में नहीं रखेंगे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सबको, म्यांमार को, चीन अपने तरफ खींच लेगा। भाई देखिए भारत जो है अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तो भारत का सामान जो बन रहा है तो भारत का दूसरे देश में बेचना चाहिए ना, हमें दूसरा देश का बाजार भी चाहिए। अगर हम नहीं इससे दोस्ती करेंगे, अगर पड़ोसी से दोस्ती नहीं करेंगे तो जीवन कठिन हो जाएगा ना। तो पड़ोसी से दोस्ती करने के लिए अगर पड़ोसी गरीब है तो कुछ देते हैं कि नहीं। आप गांव में भी देखते हैं जब आप पैसे वाले होंगे, जो गरीब पड़ोसी होता है तो खाना पीना दे देता है, बच्चे या भी किसी शादी होता है तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार दे देता है कि नहीं। उसको द्वार दें तो अपने द्वार पर टेंट लगवा देते हैं, होता है कि नहीं, ताकि रिश्ता बना रहे। उसी तरह यहाँ भी है, जो बांग्लादेश का जो ऊपरी हिस्सा है, भूटान है, इन सबको हम लोग खुश करने के लिए या नेपाल को अपने पक्ष में रखने के लिए उनको कुछ सुविधाएं देते हैं। तो ये सब जो है जोगी घापा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल है, इसका प्रयोग भूटान और बांग्लादेश भी कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जोगी घापा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल किस पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे,
सवाल यहाँ बनेगा। जोगी घापा अंतर्देशीय जलमार्ग में कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में है। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए हर साल खेलो इंडिया गेम होता है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम किस महीने खेला जाएगा? किस सीजन ऋतु में खेला जाता है? अजाइज जब ठंडी महीना में होगा। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 याद रखिएगा, ये होने वाला कहाँ था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होने वाला था, लेकिन इतना ज़्यादा बर्फबारी हो गई जिसको स्थगित कर दिया गया, यानी ये हुआ ही नहीं। तो इसलिए सवाल बन जाता है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ आयोजन होने वाला था? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग। देखिए गुलमर्ग है, यही गुलबर्ग हो जाता तो कर्नाटक चले जाते। गुलमर्ग यानी मर्ग क्यों देता है? विंटर चला गया, अभी विंटर नहीं आया। विंटर मतलब सर्दी। ये जनवरी। हाँ, तो विंटर इसी में आएगा ना, जनवरी फरवरी। लेकिन नहीं हो पाया, इतना बर्फबारी हो गया कि खेल को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए